زما سپیره نصیب ته ګوره چې زلمی توب ته جوړېدم مسافر شومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظیم. ماشاءالله، آفرین دست. مگر اینمی جایی آدم خود ثابت ساخت. 30 سپاره قرآن حفظ کردی؟ بله. سپاره چندم بود که تلاوت کردی؟ سپاره 14. سپاره 14. آیه؟ سوره حجر بود، ربع اولش، صفحه 6. نام خدا. مکتب رو میکنی؟ مکتب خوانده بود. ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर पहले ब्रिटेन की हुकूमत ने कब्जा करके हुकूमत करने की कोशिश की और वो वहाँ से फिर वापस गए। उसके बाद रूस से आया, रूस की फ़ौज ने वहाँ पर कब्जा किया और लंबी जंग चली और उनको भी वहाँ से मार खा करके वापस जाना पड़ा। फिर अमेरिका अपने 54 इत्तेहादी जो उसके मित्र, उसके दोस्त मुल्क थे, उनको साथ में लेकर के वहाँ पहुँचा और 20 साल तक ये जंग चली। ये दुनिया की एक अकेली ऐसी जंग है जब से शायद दुनिया बनी है तब से आज की तारीख तक, जिसमें पूरी दुनिया एक तरफ थी और एक तरफ लड़ने के लिए सिर्फ 30,000 लड़ाके थे और वो लड़ाके थे तालिबान के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। ये वही मुल्क है जो जंग में घिरा रहा, लंबे वक्त तक यहाँ जंगें होती रही हैं, जो गरीबी से जूझ रहा है। अभी भी वहाँ बेशुमार भुखमरी है, गुर्बत है, लोगों के पास खाने पीने के लिए अनाज भी मुहैया नहीं है और वहाँ पर रोज़गार वगैरह इसकी भी बहुत मुश्किलात हैं। 15 अगस्त 2019 को तालिबान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर टेक ओवर किया। अमेरिकी जो 20 साल से वहाँ पर कब्जा करके अपने साथी मुल्क, जो दोस्त मुल्क थे उनके साथ बैठा हुआ था, उनको रातों रात अपना बोरिया बिस्तरा समेट करके वहाँ से भागना पड़ा। अफ़गानिस्तान को ये इस हाल में छोड़ करके गए थे जैसे ब्रिटेन की हुकूमत भारत को छोड़ करके गई थी कि यहाँ की इमारतों पर लगे हुए हीरा और सोना, चांदी, जवाहरात, जो भी कीमती चीज़ें थी, उनको उन्होंने दीवारों से भी खुरच लिया था और खंडर इमारतों को छोड़ करके गए थे। हिंदुस्तान को बिल्कुल कंगाल बना करके छोड़ करके गए थे जब ब्रिटिशर्स भारत से गए थे। इसी तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को खूब लूटा 20 साल और अमेरिका के दोस्तों ने वहाँ पे जो मिनरल थे, वहाँ जो सोना था, वहाँ के और जो चीज़ें थी, वहाँ से ड्रग्स, अफीम वगैरह जो ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम चीज़ें इन्होंने हासिल की और अपने अपने मुल्कों में भेजी। 20 साल तबाह बर्बाद करने के बाद और ये एक मुल्क को गरीबी से, भुखमरी से जूझता हुआ छोड़ करके भाग गए थे और इनको उम्मीद थी कि तालिबान इस मुल्क को ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चला पाएंगे, लेकिन तालिबान ने आज ये साबित कर दिया है कि वो मुल्क चला सकते हैं और मुल्क ही नहीं चला सकते बल्कि बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दुनिया को चौंका देने वाली हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने
अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो सबसे मजबूत करेंसी बन के उभरी है पूरी दुनिया में। डॉलर को उसने पीछे छोड़ा है, पौंड को उसने पीछे छोड़ा है, स्टर्लिंग को पीछे छोड़ा है, भारतीय रुपए को पीछे छोड़ा है, पाकिस्तान के रुपए को पीछे छोड़ा है। एशिया में एक मजबूत करेंसी वो बनी है। दुनिया भर में नंबर 1 पर यह करेंसी ने परफॉर्म किया है। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो अभी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी साबित हुई है। बता दें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफ़गानिस्तान अशिक्षा, नौकरी की कमी और जीवन यापन की मूलभूत सेवाओं की कमी से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 3.4 करोड़ अफ़गान गरीबी में जी रहे हैं। साल 2020 में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ था। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में ये तादाद बहुत बड़ी है। इन सब मायूसियों, निराशाओं के बीच अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी की मजबूती एक हैरान कर देने वाली खबर लगती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2023 तिमाही में अफ़गान दुनिया की मजबूत मुद्रा साबित हुई है। ताज़ा भाव के मुताबिक अफ़गान की जो करेंसी है उसको अफ़गानी बोलते हैं, जैसे भारत में रुपया या बांग्लादेश में टका, अमेरिका में डॉलर। तो अफ़गानिस्तान की करेंसी को अफ़गानिस्तान की भाषा में अफ़गानी बोला जाता है। उसकी कीमत पाकिस्तान के तकरीबन 3.25 रुपये के बराबर है, यानी अफ़गानिस्तान का 1 रुपया और पाकिस्तान के तकरीबन 3.25 रुपये यानी 3.72 पाकिस्तानी रुपये। बीते 3 महीनों में ये मुद्रा 9% मजबूत हुई है। वहीं $1 के लिए करीब 79 अफ़गानी देने पड़ रहे हैं, यानी $1 की जो कीमत है वो अफ़गानिस्तान के रुपए के मुकाबले में 79 रुपीज़ है। जबकि भारत में ये कीमत $1 80 रुपये से ज़्यादा का है। तो अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है इस वक्त वो इंडियन करेंसी से भी मजबूत हो गई है। अब इसकी क्या वजह है कि 2 साल पहले सत्ता में काबिज हुए तालिबान ने अफ़गानी को मजबूत करने के लिए ऐसे क्या काम किए। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसमें मौलवी लोग ही नहीं हैं। जो दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम लिबास में नज़र आते हैं वो बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग भी हैं उसमें, और वो इकोनॉमी को भी समझते हैं, ट्रेड को भी समझते हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी समझते हैं, ग्लोबल नीड्स जो हैं उनको भी समझते हैं, ह्यूमन राइट्स को भी समझते हैं। एजुकेशन कुल मिला करके वो इलिटरेट नहीं है, नासमझ लोग नहीं हैं। ये उन्होंने जंग में भी दिखा दिया कि जहां अमेरिका और दुनिया भर की तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ इस्तेमाल हो रही थी और वो खाली पेट, नंगे पाँव और पहाड़ों की पनाह में उनके पास टूटे फूटे हथियार, उनसे लड़े और उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौजों को वहाँ पर हराया और इस तरह की शिकस्त दी जो दुनिया में कभी नहीं हुई किसी की। तालिबान का जो रिवाइवल है, जो उन्होंने सेकंड टाइम हुकूमत हासिल की है, वो एक मिरेकल है दुनिया के लिए। हमने बताया था अभी कि दुनिया में ऐसी जंग कभी नहीं हुई जहां एक तरफ पूरी दुनिया थी और एक तरफ तालिबान थे। अफ़गानिस्तान ही नहीं थे, सब सिर्फ तालिबान से वो जंग थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 को जब ये हमला हुआ 2003 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मीडिया में आकर के पहला बयान दिया था, दिस इज़ द वॉर अगेंस्ट क्राइस्ट एंड मुस्लिम इस्लामिक टेररिस्ट आर रेस्पॉन्सिबल। और उसने लाइन खींच दी थी पूरी दुनिया के लिए, वार्निंग थी पूरी दुनिया को, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन के साथ। पूरी दुनिया एक लाइन में अमेरिका के पीछे खड़ी हो गई थी।
जो मुल्क वहाँ पर लड़ने गए थे उसके अलावा बाकी मुल्कों ने और जिस तरीके से भी मदद कर सकते थे वो मदद की, उसमें सभी शामिल हैं। कोई अमेरिकी इत्तेहादियों को तेल दे रहा था, कोई उनके लिए खुराक के लिए का सामान भेज रहा था, कोई इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा था, कोई अदर तरीक़ों से उसकी मदद कर रहा था। दूसरी तरफ तालिबान थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी, खुदा का सहारा था और उम्मीद थी। लड़ते रहे और जिस तरह की एक मिसाल है कि अफ़गानिस्तान विदेशियों के लिए कब्रगाह है, तो वो अमेरिकियों के लिए कब्रगाह बन गया। और बता दें, थोड़ा सा जानकारी दे दें, जो अमेरिकी इस जंग में शामिल हुए थे फ़ौजी, 20 बरस की जंग में 7 लाख अमेरिकी फ़ौजी मेंटल डिस्टर्ब हुए। 3 लाख उसमें से बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हुए और उनको जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं उनमें भेजा गया। रोज़ाना मरने वालों की तादाद 22 थी। अमेरिका के 22 फ़ौजी रोज़ाना 22 फ़ौजी ख़ुदकुशी कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे वहाँ पर जंग लड़ते लड़ते। इन तमाम वजूहात की वजह से अमेरिका ने वहाँ हार मानी और फिर दोहा में समझौता किया। वो समझौता इमरान ख़ान की गवर्नमेंट की मदद से हुआ था। इमरान ख़ान पाकिस्तान की हुकूमत में थे उस वक्त, और इमरान ख़ान एक इंटेलिजेंट पर्सन है। उन्होंने अमेरिकियों को ये बताया, समझाया कि देखें, आप लड़ते रहेंगे, ये अफ़गानिस्तान की लोग हैं और ये आपसे हार नहीं मानेंगे। जान तो ये हथेली पे लेकर रहते हैं। बेहतर ये होगा कि आप इनसे समझौता करें और मुल्क खाली कर दें। अमेरिका के समझाने पर डोनाल्ड ट्रंप की समझ में तमाम चीज़ें आईं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन था, वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं था। उसके रहते हुए एक फ़ायदा दुनिया का ये हुआ था, उसमें तमाम खामियां रही हों वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए एक बहुत अहम चीज़ हुई थी दुनिया में कि कहीं कोई नई जंग शुरू नहीं थी, और जो जंगें चल रही थी वो जंगें उसने ख़त्म करने की कोशिशें की। लेकिन जैसे ही रिजिम चेंज हुई और जो बाइडेन की हुकूमत आई, तो जो बाइडेन ने यहाँ भी कोशिश की कि दोहा जो एग्रीमेंट है वो खारिज हो जाए और उस पर अमल ना हो और अमेरिका की फ़ौज वहाँ से न निकले। लेकिन तालिबान इस पीरियड में अपनी कार्रवाइयाँ करते चले गए। वो एक के बाद एक सूबों पर कब्जा करते चले गए, और जब अमेरिका ने देख लिया कि अब हम नहीं बचा सकते हैं अफ़गानिस्तान को, नहीं बचा सकते हैं काबुल को, तो फिर वो वहाँ से रातों रात भागे। बिल्कुल बर्बाद करके गए थे अफ़गानिस्तान को। जो ह्यूमन राइट के ठेकेदार बनते हैं पूरी दुनिया में, जो अपने आप को कल्चर्ड कहलाते हैं, सिविल और बुद्धिजीवी कहलाते हैं, उन लोगों के कैरेक्टर बहुत ख़राब हैं। इन लोगों ने पूरी दुनिया को हमेशा लूटा है। वेस्ट के मुल्क हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ये सब लूट मार करते रहे। अब इनकी नज़र इस वक्त यूक्रेन पे पड़ी हुई है। यूक्रेन को ये तबाह करवा लेंगे। रूस पे पड़ी हुई है। रूस बहुत ताकतवर है, उसके साथ चाइना मौजूद है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया मौजूद है, उसके साथ ईरान मौजूद है, उसके साथ अरब के और मुल्क मौजूद हैं, और दुनिया के दूसरे मुल्क मौजूद हैं। भारत भी कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आया रूस को लेकर के, तो रूस का ये कुछ नहीं कर पाएंगे और यूक्रेन उसमें बराबर हो लेगा। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है, अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में बता दें। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ये पूरे आकलन करते हैं, सर्वे करते हैं पूरी दुनिया भर की करेंसी ने किस तरह के का बिहेव किया, किस पीरियड में किया, तो वो तमाम चीज़ें फिर ये अपना पब्लिश करते हैं। वाशिंगटन में दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार कामरान बुखारी ने ब्लूमबर्ग को बताया, तालिबान का मुद्रा पर पूरा कंट्रोल अपना काम कर रहा है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रा की इस मजबूती में एक शॉर्ट टर्म ज़्यादा फ़ायदा देगी। वहीं अफ़गानिस्तान की दौलत का अधिकतर हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय ये जानकारी दी गई है कि अफ़गानिस्तान की जो दौलत है उसका ज़्यादातर हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सहायता राशि से आता है।
इसमें सर्वाधिक मदद संयुक्त राष्ट्र के जरिए पहुंचती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफ़गानिस्तान को इस साल करीब 3.2 अरब डॉलर की सहायता राशि चाहिए, जिसमें से 1.1 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान को दे दिए गए हैं। पिछले साल यूएन ने 4 बिलियन डॉलर की मदद की थी। 2021 में अफ़गानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 5.8 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस वर्ष से देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ना बंद कर देगी। 2025 तक इसकी ग्रोथ 2% से 3% तक पहुंच सकती है। यानी ये एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अच्छी मजबूती की तरफ जा रही है और वहाँ इन्फ्लेशन रेट वगैरह जो महंगाई है उसमें कमी होगी। लेकिन यहीं पर वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के दमन की खबरें के बाद अफ़गानिस्तान को मिलने वाली मदद में कमी आ सकती है। तालिबान थोड़ा सा अभी कुछ मामलात में जो महिलाओं को वहाँ आज़ादी मिलती है उसके पक्षधर नहीं है। एजुकेशन में भी उन्होंने कई सारे बैरियर्स लगाए हुए हैं, वैसे भी पाबंदियाँ हैं। तो उसके लिए पूरी दुनिया दौड़ डाल रही है कि अफ़गानिस्तान थोड़ा सा इसमें लिबरल हो। आगे देखते हैं वहाँ सरकार किस तरह का फैसला लेगी। तो एक खुशाइन खबर है फ़िलहाल तो ये, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफ़गानिस्तान की वित्तीय सेवाओं में नियमन ना के बराबर हैं, यानी कोई उसूल वहाँ पर नहीं है। वर्ल्ड बैंक के एक ब्लॉग में नासूम जहीर लिखती हैं, रेगुलेशन की कमी की वजह से मनी एक्सचेंज का अधिकतर काम हवाला के ज़रिए होता है। तालिबान की वापसी के बाद देश में अधिकतर पढ़े लिखे लोग चले गए हैं। देश के सेंट्रल बैंक द अफ़गान बैंक के पास एक्सपर्ट्स की कमी है। इस वजह से देश में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बरकरार है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तस्करी के ज़रिए पहुंचने वाला डॉलर तालिबानी शासन की लाइफलाइन की तरह है और वहाँ पर जो मिनरल्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। गैस के भी पता चला है कि अफ़गानिस्तान में गैस और पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा है जो नई खोज हुई है, उस पर काम चालू है और चाइना की कंपनियों के साथ मिलकर के उसकी माइनिंग वगैरह और ड्रिलिंग वगैरह हो रही है। साथ ही अफ़गानिस्तान की हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी एक कैनाल रिवर वो उन्होंने बनाने का काम शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान में कई सारे चीज़ों के का बनना शुरू हो गया है। कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे बैटरी, घरों में काम आने वाली बैटरी जो कार वगैरह में लगती हैं या इन्वर्टर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, उसका इस वक्त अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट शुरू हो गया है और ये यूएई और अरब के कंट्रीज़ में और अमेरिका को भी इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। साथ ही अफ़गानिस्तान ने जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वो जूस वगैरह उन्होंने बनाने शुरू किए हैं। ये फ्रूट जूस हैं, वो भी उन्होंने पहली खेप ही उन्होंने गिफ्ट के तौर पर अमेरिका को भेजी उसकी। साथ ही उसका एक्सपोर्ट भी मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है। अफ़गानिस्तान में जो गोल्ड की माइनिंग है वो भी तालिबान सरकार ने उसके अभी टेंडर्स वगैरह जारी किए हैं। तो एक तरह से तालिबान की जो हुकूमत है कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है, बशर्ते उसमें डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। अमेरिका की कोशिश है कि तालिबान नाकाम हो, उसके लिए वो पाकिस्तान को भी खूब इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान को इस हद तक इस्तेमाल हो रहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की ISI इस काम में लगी हुई है और पंजशीर को हमने पिछली रिपोर्ट्स में भी बताया कि पंजशीर को जो अफ़गानिस्तान का एक स्टेट है उसको हथियारों से भर दिया गया है। वहाँ पर दाइश के जो ISIS आतंकवादी संगठन है उसके सीरिया, यमन, इराक, वहाँ पर जो इसके लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करके अफ़गानिस्तान में पहुँचाया जा रहा है। ये काम अमेरिका कर रहा है मुस्तकिल। अमेरिका की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान को डिरेल किया जाए और तालिबान की सरकार को वहाँ से हटाया जाए और किसी तरह से दूसरी सरकार जो उनकी अपनी हामी हो, अमेरिका और वेस्ट के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसी कोई हुकूमत वहाँ पर बन जाए। तो ये अभी एक बड़ी ख़बर थी जो हमने आपको बताई।
अफ़गानिस्तान तरक्की करेगा तो उसके साथ ही वहाँ के लोगों की खुशहाली होगी, साथ ही जो उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे हमारा मुल्क है भारत में भी अफ़गानिस्तान से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और दूसरे काम होते हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान की काफ़ी मदद की अशरफ गनी की सरकार में, कई डैम वगैरह बनाए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मदद की, वहाँ की पार्लियामेंट बनाई, बहुत सारे रोड्स वगैरह भारत की कंपनियों ने वहाँ पर बनाए। तो इस तरह से काम भी बढ़ेंगे, कारोबार भी बढ़ेंगे, रिलेशन भी बढ़ेंगे और उम्मीद ये है कि अफ़गानिस्तान तरक्की की राह पर चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। What is the world's best performing currency right now? Your first guess might be the US dollar, perhaps the euro, Japan's yen, even the British pound. But let me tell you, all of these currencies are being outshadowed by this one, the Afghani. It's the currency of Afghanistan, the Afghani, and it's the top performer right now. The Afghani has beaten all other currencies. Its value shot up in the month of July, and since then it has grown by 9%. This is against the US dollar, and this makes the Afghani the best performing currency in this quarter. What about this year? Not too bad. In 2023, its value has increased by 14% so far. The Afghani ranks third in the pecking order, right behind Colombia's peso and the Sri Lankan rupee. Now let's take a closer look at these numbers. After the Taliban's return, the Afghani had collapsed. At the time, $1 got you about 104 Afghanis. And what's the value today? $1 is worth about 78 Afghanis, so it's better than the Indian rupee. The currency has made a significant recovery. And how did this happen? Did the Taliban take a crash course in macroeconomics? Well, certainly not. But when they seized power, they wanted to control the Afghani too. They wanted to control the currency, so they came up with some rules. The Taliban announced a ban on the US dollar and the Pakistani rupee. Locals were not allowed to use them, and transacting in these currencies was banned. In 2021, all foreign currencies were declared illegal in Afghanistan. So now the Afghani is the only option for the people there. If you want to buy something from the local markets, that's what you use, the local currency. Representative of Pakistan for their statement. The representative of Afghanistan has asked for the floor to make a further statement. I trust it will be short and concise, and I give them the floor. Thank you, Mr. President. I just wanted to respond to the remarks by the citizen and representative of Pakistan that I'm representing Afghanistan at this council and speaking the anguish and the misery of the people of Afghanistan who have suffered from the interference of countries that today play the double standard and on the one side show that they are victim of the terrorism and on the other side lobby and normalize and support another terrorist group in Afghanistan. Thank you. I thank the representative of Afghanistan for his statement. There are no more names inscribed. The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I trust in this case as well it will be short and concise. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, I do not wish to sanctify the statement just made by this gentleman who claims to represent Afghanistan. I think his credentials are questionable. He has no government, he has no representative, he has no credentials, and it is I think an anomaly that the Security Council is obliged to invite him to speak to this council and to breed the kind of hatred and disinformation which he presents before the council as such. I believe that the General Assembly should take notice of this situation. This is a huge anomaly, a political anomaly, which must be addressed. Thank you, sir. I thank the representative of Pakistan for their statement. There are no more names inscribed.